दोस्तों अगर घर में प्लास्टर करवा रहे हो तो इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिल सकती है, मैं गारंटी देता हूँ। इस वीडियो में आप कंप्लीट सीखोगे कि प्लास्टर में टोटल कितना खर्चा आएगा, कितनी लेबर लगेगी, वो सब चीज़ें, और घर में प्लास्टर करवाने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं, प्लास्टर के दौरान क्या चेक करनी है, क्रैक्स क्यों आते हैं, और भी अगर हम कॉन्ट्रैक्टर से प्लास्टर करवाएं या खुद लेबर लेके प्लास्टर करवाएं, और अगर मटेरियल कितना लगेगा, जो चिकन मैश होती है, फेस प्लास्टर क्या होता है, फाइबर यूज़ करेंगे तो क्रैक क्यों नहीं आते हैं, ये सब चीज़ें टोटल जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे प्लास्टर के टाइम, वो इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। 30 से 40 मिनट में लूँगा, थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन फ्री इंटर्नशिप, फ्री वीडियो आप इसको बोल सकते हो। अगर सिविल इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चेकलिस्ट है इसमें, प्लास्टर से पहले क्या चेक करना है, बाद में क्या चेक करना है, तो कंप्लीट वीडियो देखना। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी फ्री इंटर्नशिप वीडियो आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेंगी, सिर्फ सिविल साइट विजिट पे ही मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, आपको जब भी आपका ब्रिक वर्क हो गया उसके बाद आपका प्लास्टर का काम है, तो ब्रिक वर्क का चेकलिस्ट आपको पहले वो देख लेना है कि ब्रिक वर्क का चेकलिस्ट कंप्लीट है। उसका वीडियो मैं कल डाला था। ब्रिक वर्क में जो ग्रुप डालते हैं, वो चीज़ें करते हैं, वो सब रेडी हों तो क्यूरिंग आपको कर देनी है। प्लास्टर करने से पहले दीवारें आपकी बिल्कुल एकदम तर होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि जब आप प्लास्टर करो तो जो आपका ब्रिक होगा वो प्लास्टर में से पानी खींचेगा और उससे श्रिंकेज क्रैक्स हो जाते हैं। प्लास्टर में छोटे छोटे क्रैक्स आपको दिखेंगे। वो ये रीज़न भी होता है कभी कभार, जब आप क्या करो, आपकी दीवार पे पानी नहीं लगा है, आपने डायरेक्ट प्लास्टर कर दिया तो वो प्लास्टर कमज़ोर पड़ जाएगा। पहले आपको क्या करना है, दीवार को 5-6 घंटे पहले उसको अच्छे से क्यूरिंग कर लेनी है, अच्छे से पानी मार लेना है। थोड़ी थोड़ी जब वो सूख जाए तो आपको स्लरी, जैसे नीरू जिसे हम बोलते हैं, वो आपको डाल देना है। सीमेंट और पानी को मिक्स करके स्लरी जैसे बना के वो दीवार पे डाल देनी है। उसके बाद आपको प्लास्टर स्टार्ट करना है। फिर आपको जो सैंड यूज़ करनी है और जो सीमेंट यूज़ करना है, ये भी मेन चीज़ है क्रैक्स आने का। आपको जो सैंड यूज़ करनी है वो आपकी अच्छी सैंड होनी चाहिए जिसमें सिल्ट कंटेंट कितना 6% से कम हो। वो ये आप घर पे भी चेक कर सकते हो सिल्ट कंटेंट, उस पर मैं वीडियो बनाया था टेस्ट पे। तो 6% से कम सिल्ट कंटेंट होना चाहिए। और जो सीमेंट यूज़ करोगे आप क्रैक्स के लिए यूज़ करना है तो पोर्टलैंड, पोज़लाना सीमेंट कोई भी यूज़ करो। पीपीसी याद रखो, क्या ओपीसी नहीं करना है, इसके लिए पीपीसी सीमेंट करना है जिसकी डेट 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा अगर वो पुराना हुआ तो वो एक्सपायर की तरफ बढ़ चुका है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है और उसमें क्रैक्स होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 चीज़ें आपको देखनी है और सैंड को अच्छा छान के आपको फिर उसके साथ वो करना है। ये चीज़ आपको स्टार्ट में कर देनी है जब भी आप प्लास्टर स्टार्ट करो। अभी और 1-2 चीज़ देखनी है कि क्रैक्स क्यों आते हैं और प्लास्टर अगर हम सही से करेंगे। देखो, अगर हम प्लास्टर सही से नहीं करेंगे, मोटा प्लास्टर चढ़ेगा। अगर ऐसे हमारी कितनी होती है, उसकी थिकनेस होती है उसकी 10 से ज़्यादा 15 mm मैक्सिमम, सिंगल कोड में 10 से 15 mm। अगर उससे ज़्यादा हम वो करेंगे प्लास्टर तो वो क्रैक्स और निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्लास्टर करने से पहले आपको जो ठैया रहता है, उस पर वीडियो लाया था परसों चौथ में, प्रैक्टिकल वीडियो। ठैया मार लेना है पूरे रूम में प्रॉपर, की हर जगह प्रॉपर जो हमारा प्लास्टर आए वो प्रॉपर तरीके से आए, ज़्यादा नहीं आए। अगर बाई चांस कहीं जगह पे 20 से 30 mm आपका प्लास्टर चढ़ रहा है, कुछ रीज़नों से चढ़ जाता है कि दीवार अच्छे से नहीं की है, तो वहाँ पे आपको डबल कोट करना है। सिंगल कोट रफली मार लो, उसके 24 या 48 घंटे बाद दूसरा कोट करो, फिनिश वाला कोट। तो मतलब एक कोट में कभी भी उस प्लास्टर को आपको नहीं करना है, तो वो क्रैक्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आप एक साथ में वो करोगे। देखो, अभी बढ़ते हैं हम आगे। आपको क्या देखना है, जब भी आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो, जो हमारे फेस होते हैं, जहाँ पे हमारा कॉलम है और उसके साथ ब्रिक वर्क है, जहाँ बीम है उसके साथ ब्रिक वर्क है, जहाँ आपने कंड्यूट पाइप्स जो होती हैं वहाँ पे आपने पाइप डाली, क्योंकि हमारे रूम की वॉल्स में पाइपें तो आएंगी, इलेक्ट्रिक की पाइपें जो रहती हैं वो डालोगे आप, तो उसके ऊपर आपको कभी भी डायरेक्ट प्लास्टर नहीं करना है। 2 चीज़ें यूज़ करनी है। एक तो जो हमारी मुर्गा जाली या वायर मैश जिसे हम बोलते हैं, चिकन मैश, जो जाली आप सामने देख रहे हो, ये आपको कहाँ कहाँ लगानी है, जहाँ भी आपका जॉइंट बन रहा है ब्रिक वर्क का और कॉलम का, वहाँ पे आपको वायर मैश लगानी है। जहाँ आपने इलेक्ट्रिक पाइप या कंडक्ट पाइप डाली वहाँ आपको वायर मैश लगानी है। जहाँ मतलब कोई भी तोड़ फोड़ की डायरेक्ट प्लास्टर वहाँ मत करो। अंदर कोई भी पाइप डाली वॉल में, वहाँ आपको वायर मैश लगानी है। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाना है। और जब प्लास्टर चढ़ाओगे तो वायर मैश बाहर नहीं दिखनी चाहिए, अच्छे से प्लास्टर उसके ऊपर
आना चाहिए। ये हो गया हमारा एक चीज़। दूसरी चीज़ हो गई जो हमारे कंक्रीट के फेस होते हैं, जब हम कंक्रीट कर देते हैं तो प्लाई से करते हैं या एमएस से, तो जो सरफेस होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अगर उस पर हम प्लास्टर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो प्लास्टर थोड़े टाइम बाद क्रैक हो जाएगा या पपड़ी बन के निकल जाएगी आपकी। तो आपको उसमें सामने जैसे आप देख रहे हो ना निशान कंक्रीट पे, उसको हाकिंग कर लेनी अच्छे से। हम टाचा भी जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर वे से आपको हाकिंग कर लोगे, फिर उसके ऊपर प्लास्टर मारना है, फिर वो अच्छा चलेगा। और आपको हाकिंग कितनी करनी है, 1 स्क्वायर मीटर में आपके 300 से 350 निशान होने चाहिए, तो प्रॉपर से वहाँ आपका प्लास्टर लगेगा। और देखो एज ए साइट इंजीनियर आपको ये भी चेक करना है कि जो रेशो कही है ड्राइंग में 1:4, 1:6 या 1:8, जिस रेशो से भी आप प्लास्टर करो वो प्रॉपर रेशो होनी चाहिए। मतलब एक रेशो का आपका सीमेंट होगा तो बाकी 4, 6, 8 यहाँ आपका सैंड होना ही चाहिए। वो प्रॉपर अच्छी सैंड उसमें यूज़ करनी है। और जो पानी आप डालोगे वो अच्छा कंस्ट्रक्शन वाटर होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब भी आप कंक्रीट माल बनाते हो, मोटार बनाते हो, उसको 1 घंटे में आपको कंज्यूम करना है। अगर आपने 1 घंटे से ज़्यादा उसको रखा तो उसका जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो क्रैक्स आने के चांसेस उसमें भी हो जाते हैं। ये हो गया। फिर आपको आगे बढ़ते हैं हम कि आपको क्या करना है। जब आपका प्लास्टर हो जाए उसको चेक कैसे करना है। जो जैसे आप सामने देख रहे हो, जो फंटी, इसे हम फंटी बोलते हैं, इसकी हेल्प से आपको चेक करना है कि आपको फंटी रखनी है। अगर उसमें से कोई गैप दिख रहा है, मतलब वो अंडुलेशन है, उसमें उबड़ खाबड़ प्लास्टर वो हुआ है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चलेगा नहीं। फिर आपको क्या करना है, प्लम बॉब लेना है। प्लम बॉब जो जिससे हम उसका पूरा साउल देखते हैं, साउल भी बोलते हैं उसको। तो ऊपर आपको साउल रखना है, नीचे प्लम बॉब नीचे आएगा। उसमें ज़्यादा गैप बचना नहीं चाहिए, थोड़ा आधे mm से भी कम गैप रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल है। उससे ज़्यादा होगा तो अंडुलेशन हुई है, कहीं जगह ज़्यादा प्लास्टर हुआ है, कहीं जगह कम प्लास्टर हुआ है, तो ये भी एक मिस्टेक ही लगा लो। ऐसे आप चेक कर सकते हो पूरा कि प्रॉपर से प्लास्टर हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज़ आप देख सकते हो। देखो ये हो गया। फिर आपको जब आपका प्लास्टर हो जाए तो उसकी प्रॉपर से क्यूरिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें तराई नहीं करोगे 7 दिन तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब मेन पर्पस यही है कि आपको उसमें क्यूरिंग करवानी है। जैसे आपका फिनिश हो गया उसके कुछ घंटों बाद आपको वहाँ पानी छांटना स्टार्ट कर देना है। और हमेशा याद रखना, जहाँ भी आपका जॉइंट होगा, मतलब स्लैब और ब्रिक का जॉइंट, स्लैब और वॉल का जॉइंट हो गया, जहाँ 2 दीवारों का जॉइंट, तो आपको वहाँ ग्रुप डालना है। ग्रुप से क्या होगा, आपने देखा होगा स्लैब और ब्रिक के जॉइंट में हमेशा क्रैक्स दिखते हैं आपको। तो उन क्रैक्स से आप कैसे बच सकते हो, अगर आपने ग्रुप डाला है 10 mm का, 10 बाई 10 mm का डाल दो ग्रुप अच्छा सा, तो उससे आपके क्रैक्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे। वायर मैश और ग्रुप, तो वो ये 2 मोस्ट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा प्रोवाइड करनी ही करनी है। प्लास्टरिंग पे टोटल चीज़ें मैं बताऊंगा प्लास्टरिंग के, कि आपको प्लास्टर कैसे करवाना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कराना चाहिए, खुद लेबर हायर करके करवाना चाहिए, कितना खर्चा आएगा, कैसे निकालते हैं हम कि कितना खर्चा आएगा हमारा, कितनी लेबर लगेगी, कितने दिन के लिए लेबर चाहिए, टोटल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल एस्टिमेट, रेट एनालिसिस, क्वांटिटी, और कौन सा तरीका आपको लिए सही है कि आप प्लास्टर करवाओ। कॉन्ट्रैक्टर से करवाओगे, क्या उसमें फायदे हैं, सब चीजें क्लियर करूंगा इस वीडियो में। मतलब प्लास्टर का जितना कुछ आपको पता होना चाहिए, अगर आप इंजीनियर हो या इंजीनियर नहीं भी हो, तो ये चीजें आप वीडियो देख के टोटली आपको प्लास्टरिंग का नॉलेज हो जाएगा। तो पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे हमारा घर का, पहले तो एक चीज बताऊंगा, जितना भी एरिया होगा, जितना बड़ा घर होगा, आप इजिली निकाल पाओगे कि आपका कैसे खर्चा होगा। तो सबसे पहले क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल ली हुई है। एक दीवार ले ली है मैंने 3 मीटर बाई 4 मीटर की, वैसी हमारी 5 दीवारें हैं। एक एग्जाम्पल ले ली है, आप इजिली निकाल सकते हो। देखो कहीं मेरे को कमेंट आ रहा था कि पहले स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट कैसे निकालें। जो भी आपकी बाई चांस ये दीवार ले लो या इसी की एग्जाम्पल ले लो, जितनी उसकी हाइट होगी और जितनी उसकी विड्थ होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। तो आपका स्क्वायर अगर फीट में है तो स्क्वायर फीट निकल जाएगा, स्क्वायर मीटर में। ये सिंपल चीज थी, लेकिन कई चीज लोगों को नहीं पता है, उनके लिए ये था। तो इधर मैंने एग्जांपल ली है, एक दीवार हमारी 4 मीटर बाई 3 मीटर की, ऐसी 5 दीवारें हैं। उसमें प्लास्टर का हमने खर्चा निकालना है, कितने दिन के लिए लेबर चाहिए और क्या चीज सही रहेगी, वो सब मैं बताऊंगा। तो मेनली देखो रेशो रहती है 1:4, 1:8, सो ऑन 1:6। मेनली ये 1:4 है क्या, ये सीमेंट है, ये सैंड है, मतलब जो हमारी मोटार बनती है, जो माल बनता है प्लास्टर का। तो मेनली ये 3 रेशो देखी जाती है। लेकिन हम जो अच्छा प्लास्टर अगर आपको चाहिए तो 1:4 आप
यूज करो और बेस्ट भी है। तो 20 mm प्लास्टर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो 12 mm प्लास्टर अंदर के लिए हम पकड़ते हैं, लेकिन इंटे आगे पीछे होने की वजह से, अंडुलेशन होने की वजह से क्या होता है 20 mm प्लास्टर चला ही जाता है मिलाने में। तो इसलिए मैंने 20 mm पकड़ा है आपका एक अंदाजे के लिए। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले क्या हमारी दीवार है वो एक 4 मीटर बाय 3 मीटर की है। तो इसको स्क्वायर मीटर में निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। 4 मीटर बाय 3 मीटर हो गया हमारा 12 मीटर स्क्वायर। तो ऐसी मैंने कहा था 5 दीवारें हैं, तो 12 इंटू 5 हो गया हमारा 60 मीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारा प्लास्टर होगा जितना वो है 60 मीटर स्क्वायर हमें प्लास्टर करना है दीवार में। ये निकल गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में। ये क्यों करना है मैं बताता हूं आगे, किस लिए जरूरत है आपको। वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जितना आपका एरिया आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने mm का प्लास्टर आप कर रहे हो। तो यहां मैं 20 mm का कर रहा हूं, ये मीटर में वैल्यू, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया mm को, तो ये हो गया हमारा 0.020। तो ये हो गया 1.2 m³ हमारा प्लास्टर लगने वाला है। कितने 60 मीटर स्क्वायर अगर जगह है वहां हमारा 1.2 m² मीटर क्यूब प्लास्टर लगेगा। ये हो गया। ये किस लिए निकाले वॉल्यूम में मैंने, क्योंकि हमारा प्लास्टर का जो रेट वेट होता है वो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फीट में होता है। तो वॉल्यूम क्यों निकाला, वॉल्यूम निकाला मैंने कि एक हमारा थंब रूल बोलो या एक एक्चुअल क्वांटिटी भी है, इतना ही लगता है 7 से 8 बैग लगते हैं। 1 m³ प्लास्टर मोटार में आपका कितना 8 बैग लगते हैं। अगर रेशियो 1/4 की रेशियो कितने लगते हैं 8 बैग। और आपके सैंड कितनी लगती है वो मैं बताता हूं। पहले इसका क्या कर ले हम, 1.2 हमारा आया, 1 m³ में हमारे 8 बैग लगते हैं, तो हमारी क्वांटिटी है 1.2। तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जितनी क्वांटिटी है उतने निकल के 9.6 बैग हमें लगेंगे किसमें 60 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने में। तो वैसे ही अगर 1 m³ में कितनी सैंड आती है 38 क्यूबिक फीट, तो हमारा कितना 1.2 क्वांटिटी है, तो 38 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 40.56 क्यूबिक फीट। तो देखो क्या आपकी जितनी भी क्वांटिटी आएगी आपको सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, तो आपको बैग निकल जाएंगे। जितनी भी क्वांटिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 38 से, तो आपकी सैंड निकल जाएगी। ये मिल गया। अभी आपको क्या पता होना चाहिए, आपके एरिया का रेट। अभी हम प्लास्टर की कास्ट निकाल रहे थे कि मोटार हमारे कितने पैसे में पड़ेगी, जो हमारा प्लास्टर मटेरियल कितने पैसे में पड़ेगा। 320 का बैग नॉर्मली रहता है इसका सीमेंट का, 320, 350, 360 ये रेट में आपको मिलेगा। जो भी रेट आपके मार्केट में चल रहा है, जो भी आप यूज कर रहे हो, बस एक चीज मैं सलाह दूंगा कि आपको पीपीसी ही यूज करना है सीमेंट। तो 320 इंटू 9.6 क्या हमारे बैग निकले थे, तो हमारा हुआ 3072 रुपये हमारा सीमेंट लगेगा 60 मीटर स्क्वायर को करने में। 35 रुपये क्यूबिक फीट हमारा नॉर्मली वहां पे सैंड होती है, 35-40 जो भी रेट आपके वहां चल रहा है। तो 35 इंटू 45.6 क्यूबिक फीट ये हमारा जितने 60 मीटर में लग रहा है, तो 1596 रुपये हमारे 60 मीटर स्क्वायर में आपको खर्चा आएगा सैंड का। ये निकल गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्लास्टर, जो मोटार लगेगी। मोटार सिर्फ, अभी लेबर कास्ट जोड़ना बाकी है इसमें। तो अभी क्या है हमारा, अभी आते हैं हमें लेबर कितनी निकालनी, कैसे कितनी लेबर आपको काम के लिए चाहिए, कैसे निकालेंगे। देखो अगर 20 mm का प्लास्टर रहेगा तो आपका 0.08 मैसन चाहिए होता है, 0.10 मजदूर चाहिए, 0.10 विस्टी चाहिए। तो किसके लिए 1 मीटर स्क्वायर का ये है, और 8 घंटे की ड्यूटी के लिए। तो ये हो गया। अभी आपका जितना भी आपका स्क्वायर मीटर आया हो, कितना भी एरिया हो आपका, उसको आपको सिंपली 0.08 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगा 4.8 मैसन आपको चाहिए। कितना 60 मीटर स्क्वायर के प्लास्टर को करने में 20 mm का प्लास्टर। 60 जो इतनी आपकी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.10 से। ये क्या है, कोएफिशिएंट वैल्यू है, आईएस कोड से उठाई हुई है मैंने। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मजदूर चाहिए। 60 जो आपकी एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो 6 बिस्ती चाहिए। बिस्ती हो गए जो पानी वानी या रेती वेती लाएगा या क्यूरिंग करेगा, वो इसमें आपके आदमी आ गए। मतलब ये हमारी मैन पावर चाहिए कितनी 60 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने में, अगर आपको 8 घंटे में ये खत्म करना है। ठीक है, आपका जितना भी
एरिया होगा, जितना भी मतलब पूरा घर का आप एरिया निकाल के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा इतने मैसन चाहिए अगर आपको एक ही दिन में काम खत्म करना है। तो आप इसको कम भी कर सकते हो, अगर आपका है कि 10 दिन में काम खत्म करना है तो उसी हिसाब से आपका वैल्यूज आ जाएंगे। लेकिन इससे आप एस्टिमेट इजिली कर सकते हो, क्योंकि आपकी दिन का निकल गया कि अगर देखो, अगर यहाँ है आपका 2000 स्क्वायर मीटर एरिया, 2000 इंटू 0.08 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा लगभग, इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आता है आपका, अगर बाई चांस आता है कि आपको 20 मैसन चाहिए, मतलब 20 हाजिरी लगेंगी आपकी काम करने में, तो वो ऐसे भी अगर एक मैसन लगाते तो वो 20 दिन लगा देगा, समझ गए हो। तो वैसे ही कॉस्ट आपको पता होगी कि आपके एरिया में क्या मैसन की कॉस्ट चल रही है। नॉर्मली 600 रुपया मैसन लेता है, मिस्त्री लेता है, तो 4.8 है, 600 इंटू 4.8 हो गया हमारा 2880 रुपया हमारे मैसन में खर्चा आएगा। मजदूर में क्या, 6 मजदूर आए हमारे, तो 3 मेल होंगे 3 फीमेल रखते हैं नॉर्मली हम, तो मेल का खर्चा होता है 500 रुपया, 3 इंटू 1500 हो गया, फीमेल का 400 रुपया, 3 हमारे आए, टोटल 6 हैं तो 3 हो गए, तो 400 इंटू 3 हो गया हमारा 1200 रुपया, ठीक है। फिर आ गया बिस्टी हमारे 6 आए तो 350 रुपये नॉर्मली रेट रहता है उनका, 350 इंटू 6 हो गया 2100। टोटल लेबर कास्ट आ गई हमारी 7680 रुपया हमारा किसमें लेबर कास्ट लगेगा 60 मीटर स्क्वायर आपको प्लास्टर करने में, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो हमारा सीमेंट का खर्चा कितना आया था 3072, सैंड का खर्चा कितना आया था 1596 रुपए, तो सबको टोटल कर देंगे तो आपका निकल गया कि आपकी लेबर कितनी लगेगी प्लस मटेरियल कितना लगेगा। तो इजिली इससे निकाल लिया कि आपका खर्चा इतना आएगा। अभी देखो, अभी आप हायर करना सोच रहे हो कि हमें कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है प्लास्टर के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मली अभी रेट चल रहा है क्या 1115 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको इंटीरियर का प्लास्टर करने के लिए मिल जाएगा, और 15 से 22 रुपये एक्सटीरियर प्लास्टर करने का निकल जाएगा। खुद भी देखो, खुद आपने निकाल लेना है कि आपका इतना खर्चा आने वाला है, और आपको मार्केट का रेट पता है ये चल रहा है, तो जो फायदा आपको रहे वो आप चूज कर सकते हो। देखो खुद निकाल सकते हो इजिली, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने जो बताया इजी सिंपल स्टेप से आपको बताया, आप इजिली निकाल लो। फिर मार्केट रेट से कंपेयर करो कि बाहर में इतना पड़ रहा है, अगर मैंने जैसे स्क्वायर मीटर स्क्वायर में बताया तो वैसे देख लें, अगर हम 15 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है तो 140 से 150 रुपया पर मीटर स्क्वायर आपको रेट पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। तो आपका खुद का कितना आया वो कंपेयर करके आप इजीली निकाल सकते हो कि कौन सा आपको फायदे में है। देखो अगर विद मटेरियल आपको कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने जाओगे तो 75 से 90 रुपए में आपको मिल जाएगा, उसकी लेबर भी उसकी होगी और मटेरियल भी उसका होगा पर स्क्वायर फीट का 75 से 90 रुपए। और थंब रूल क्या कहते हैं इसमें मैंने कहा था आपको, मैं थंब रूल भी बताऊंगा। सीलिंग प्लास्टर करोगे अगर 0.11 बैग आपको पर स्क्वायर मीटर में लगेगा, अगर वॉल की प्लास्टरिंग करनी है 0.09 बैग पर स्क्वायर मीटर आपको लगेंगे, अगर रफ प्लास्टरिंग है आपकी 0.09 बैग पर स्क्वायर मीटर आपके लगेंगे, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग है अगर 0.175 बैग पर स्क्वायर मीटर आपके लगेंगे, लेथन प्लास्टरिंग है 0.5 बैग पर स्क्वायर मीटर लगेंगे, स्टोको प्लास्टरिंग है 0.175 बैग पर स्क्वायर मीटर लगेंगे। इससे क्या ये क्या वैल्यू है, थंब रूल है, इससे आप इजिली एस्टिमेट कर सकते हो। अगर आपका जैसे मेरा 60 स्क्वायर मीटर एरिया था, 60 इंटू 0.11 तो मेरे को पता चल जाएगा मेरा कितने बैग सीमेंट लगने वाले हैं, तो मैं एस्टिमेट कर सकता हूं या क्वांटिटी मंगा सकता हूं। तो इजिली आप ये थंब रूल फॉलो करके कर सकते हो। प्लास्टरिंग से पहले आपको क्या क्या चीजें करना है कि आपकी प्लास्टरिंग वर्क एकदम परफेक्ट हो, और दूसरी चीज प्लास्टरिंग के दौरान क्या क्या चीजें करनी है, या प्लास्टरिंग के बाद ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपका खर्चा भी बचेगा और प्लास्टर एकदम एक्यूरेट वे से होगा जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सामने आप ब्रिक देख रहे हो, ब्रिक को जब भी ब्रिक वर्क हो रहा हो तब उस दौरान ही आपको तैयारी करनी है प्लास्टर के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हो जहाँ जहाँ ब्रिक लगी है वहाँ बीच में ऐसे ग्रुप जैसा बना हुआ है, ग्रुप, ये ग्रुप प्रॉपर वे से होना चाहिए। मतलब अगर ग्रुप नहीं होगा तो प्लास्टर अच्छे से चिपकेगा नहीं और वो बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाएगा ब्रिक के साथ, ठीक है। ये हो गई बॉन्ड बनाने की। लेकिन एक चीज़ और रोकती है ब्रिक को जो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो है क्यूरिंग। अगर आपने प्रॉपर वे से क्यूरिंग नहीं की है दीवार की, मतलब उसको ऐसे तो 7 से 10 दिन तक क्यूरिंग करना ही करना है आपको,
लेकिन उसको क्यूरिंग तब तक करना है कि वो पानी सोखना बंद कर दे। मतलब आपको कैसे चेक करना है, आपने पानी पाइप ली, पानी मार रहे हो आप, और वो पानी नीचे पहुंच रहा ही नहीं है, मतलब अंदर ही सोखती जा रही है ब्रिक, तो वो अभी भी ब्रिक को पानी चाहिए। तो उसको तब तक पानी आपने क्यूरिंग करनी है तब तक वो पूरा पानी सोख ना ले। 7 से 10 दिन आपको क्यूरिंग करनी है प्लास्टर से पहले। ये पहली टिप हो गई हमारी कि एक तो ग्रूव प्रॉपर वे से होना चाहिए, जहाँ नहीं तो झाड़ू मार लो अच्छे से, उस पर झाड़ू से भी कर सकते हो जहाँ ग्रूव बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, उसकी क्यूरिंग प्रॉपर वे से होनी चाहिए, ये हमारी पहली शर्त है अगर आपका प्लास्टर अच्छा होगा। दूसरी में मैं आता हूँ, सामने आप देख रहे हो एक तरफ ब्रिक वर्क है, एक तरफ है हमारा कंक्रीट। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जब भी आप प्लास्टर करोगे इसमें आपको चिकन मैश लगानी है। मतलब जो जिसमें हम मुर्गा वगैरह रखते हैं, आपने देखी होंगी वो जाली जो लगी होती है, वो जाली आपको मतलब 4-4 5-5 इंच दोनों जॉइंट पे आधी आधी डाल देनी है। मतलब 3 इंच इस तरफ आ जाए, 3 इंच उस कंक्रीट पे आ जाए, तो उस पर हमें वो चिपका देनी है कि बाद में क्या हो, जब भी आप प्लास्टर करो तो प्लास्टर अच्छे से उस एरिया में हो जाए। ये नहीं हो कि वहाँ क्रैक बन जाए, एक दरार जैसी बन जाएगी, वो बड़ी ख़राब भी दिखती है, और वो मतलब बाद में जाके डिटोराइड मतलब प्लास्टर आपका ख़राब होने लग पड़ेगा। देखो जहाँ जहाँ आपको कंक्रीट होगा ना, कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट जहाँ भी होगा ना, वहाँ आपको चिकन मैश लगानी है। ये दूसरी शर्त है हमारे अच्छे प्लास्टर की, अगर आपको अच्छा प्लास्टर चाहिए। देखो इसको मैं दूसरी में ही गिनूंगा, जो कंक्रीट का सरफेस है उसको रफ कर देना है। मतलब उसमें एक तो बोलते हैं हम, अगर टेक्निकल वर्ड में बोलूँ उसको बोलते हैं हम हाकिंग। हाकिंग क्या होता है, मतलब किसी भी औजार से, किसी भी तेज जो होगा थोड़ी यहाँ शार्प एज से, उसको हम टाँचा मार देते हैं, मतलब उसको निशान बना देते हैं, रफ बना देते हैं सरफेस को। अगर वैसा नहीं करना है, जैसा आपको कंक्रीट सरफेस होता है तुरंत उसको रफ कर दो कि बाद में उस पर प्लास्टर चिपक जाए। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब उस पर हाकिंग, अगर मैं टेक्निकल जो इंजीनियर कोई देख रहा होगा तो आपको हाकिंग प्रोवाइड करवानी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर भी हो, जहाँ अपना घर बना रहे हो, तो वहाँ हाकिंग आपको प्रोवाइड करनी है। 2 जगह आपको हाकिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक तो आपको छत हो गया, सामने आप छत देख रहे हो, अगर वो उसमें शटरिंग हुई है, फट्टे वगैरह लगाए हुए हैं, प्लेट्स नहीं है, तो वो अपने आप थोड़ा बहुत रफ हो जाएगा, तो प्लास्टर आपका टिक जाएगा। लेकिन कहीं जगह वो नहीं होता है, तो आपको वहाँ क्या करना है, हाकिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब सरफेस को रफ करना है प्लास्टर के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये मैं आपको कहूँगा। और सामने आप देख रहे हो जो ब्रिक वर्क हुई है, ऐसा ब्रिक वर्क होना चाहिए कि उसमें रफ सरफेस हो, ग्रूव बने हुए हों। ये चीज़ें आपको प्लास्टर से पहले होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करवाता हूँ, क्या था, एक था हमारा क्यूरिंग प्रॉपर वे से करनी है। दूसरा आपको चिकन मैश प्रोवाइड करनी है जो भी कंक्रीट सरफेस होगा। तीसरी आपको रफ सरफेस रखनी है, हाकिंग प्रोवाइड करनी है। ये तीनों शर्तें होगी। अगर हाकिंग और क्यूरिंग जहाँ आपको चिकन मैश के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैं वीडियोस डाल चुका हूँ इसके बारे में, आप देख सकते हो। ये हो गई हमारी 3 चीज़ें। अभी हम बढ़ते हैं प्लास्टर करते दौरान आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है, जब प्लास्टर करेंगे हम तो सबसे पहले नीरू बनाना है, जिसे हम स्लरी बोल लो, नीरू बोल लो, या सिर्फ सीमेंट की पेस्ट बोल लो। क्या करना है, किसी भी जग वगैरह में, जहाँ कोई भी बाल्टी वगैरह में सीमेंट डाल देना है आपको। जितनी दीवार करनी है उसी हिसाब से डालना है। वो आप रेशो बना लोगे कि स्लरी बना लेनी है, सीमेंट को घोल लेना है पानी में अच्छे से, और थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा रेत डालना है, ज़्यादा नहीं। उसको आपको पहले उस पर दीवार पे छाड़ लेना है, मतलब पानी की तरह मार लेना है। जब भी जिस दीवार पे आपको प्लास्टर करना है उसी 1 मिनट पहले उस पर नीरू बना के मार लेना है। मतलब जो हम करते हैं, उससे क्या होगा, वो जो प्लास्टर उसके ऊपर करोगे ब्रिक पे, वो अच्छे से उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब अच्छे से चिपक जाएगा दीवार पे, अगर आपने नीरू या स्लरी पहले दीवार पे मारी हुई है। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी प्लास्टर करोगे तो पहले आपको स्लरी मार देनी है दीवार पे पूरे, मतलब सीमेंट की पेस्ट जब पानी में घोल के, जैसे हम कोई भी लिक्विड फॉर्म में, वो आपको दीवार पे मार देनी है, उसके बाद प्लास्टर करना है। अभी बात करते हैं हम वाटर जो रेशियो रहती है, आपको कौन सा प्रोपोर्शन डालना जो बेस्ट है मतलब प्लास्टर के लिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अभी अच्छे से सुनना, अच्छे से मैं बताऊंगा इस चीज़ को। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि आपको क्या मिक्स रेशियो डालनी है, मतलब कितना सीमेंट और कितना रेती डालना है। ये 2 चीज़ें मैं ऐसी बताऊँगा, आपका पैसे भी बचेंगे। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अंदर में जो प्लास्टर करना है आपको, अंदर का प्लास्टर करना है, उसमें आपको रेशियो डालनी है 1:6, मतलब 1:4 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी डालनी है, 1:6। 1:6 क्या हो गया, एक आपको सीमेंट की रेशियो डालनी है, 1 बैग सीमेंट डालोगे तो 6 बैग आपको जो रेती के वो डालने हैं, सैंड डालनी है। मतलब जो भी आपने सांचा या कुछ भी बनाया होगा प्लास्टर के लिए, तो एक वो डब्बा सीमेंट डालोगे तो 6 डब्बे आपको क्या डालनी है,
सैंड। ये हो गया इंटरनल प्लास्टर। और जो उसकी थिकनेस रखनी है आपने 12 mm से 15 mm से ज़्यादा नहीं रखनी है, ये चीज़ आप ध्यान देना। जब वो होता है कि जब राइट एंगल में हमें दीवारें करनी पड़ती हैं तो उसमें कभी कभार ज़्यादा जाता है, लेकिन आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपका 12 mm या 15 mm से ज़्यादा उसमें प्लास्टर नहीं जाना है, ये इंटरनल में। अब आते हैं सीलिंग जो हमारी होती है। सीलिंग में क्या ध्यान देना है आपको, आपकी जो रेशो लगानी है आपको वो लगानी है 1:4, मतलब 1 रेशो का सीमेंट 4 रेशो आपकी सैंड, मतलब 1:4 हमें सीलिंग में लगानी है। और हमें प्लास्टर कितना करना है उसमें 8 से 12 mm से ज़्यादा आपका प्लास्टर उसमें नहीं करना है, मतलब इतनी थिकनेस रखनी है। ज़्यादा रखोगे वो क्या करेगा बाद में इन फ्यूचर अगर बाई चांस स्लैब लगी कोई कुछ मतलब डैमेज हुई वो नीचे गिर जाएगा पपड़ी बन के। तो 8 से 12 mm आपको रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सटर्नल वाल, जो हम बाहरली दीवारें होती हैं उस पर हमें कितना रखना है, उस पर हमें रखना है 20 mm का प्लास्टर। मतलब अगर 20 mm रखोगे बाई चांस बाद में बारिश भी पड़ी तो वो जो दीवार ब्रिक होगी ईंट होगी वो अंदर पानी ना सोके, इसलिए हमें 20 mm उसमें रखना ही रखना है। उसमें क्या करना है 2 कोट मारने हैं आपको। अगर पैसा बचाना है मतलब सस्ता करना है काम तो फर्स्ट कोट जो मारना है आपको वो 12 mm का कोट मारना है, उसमें रेशियो रखनी है 1:6, ठीक है। और जो सेकंड कोट मारोगे आप उसमें आपको रेशियो रखनी है 1:4 और वो 8 mm का आपका कोट होना चाहिए। मतलब टोटल आपको 20 mm का उस पर कोट मारना है, ये ध्यान देनी है आपको एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में। और चीज़ क्या ध्यान देनी है, जब आप बाहर में पेंट करो तो पॉसिबल हो तो वाटर प्रूफिंग का आपको एडमिक्सचर डाल देना है, सस्ता मिलता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है वो। 300 ml एक बैग में आपको डालना है। उससे क्या होगा आपका पानी अंदर आने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब प्लास्टर पानी नहीं सोखेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है जो हमारा प्लास्टर मतलब जो सैंड होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो क्या करती है बारिश पड़ेगी वो पानी सोखेगी अंदर को। तो वो चीज़ ध्यान देनी है कि ऐसा प्लास्टर यूज़ करना है कि जो पानी सोखे नहीं। दूसरी चीज़ वाटर प्रूफिंग में बोलता हूँ मिक्स कर लो, थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा लेकिन वो सेफ़ रहेगा फ्यूचर के लिए कि आपका कोई भी बाद में दिक्कत नहीं आए, इसलिए वाटर प्रूफिंग आपको ऐड कर लेना है उसमें। एक चीज़ मिस्टेक की जाती है, देखो जब भी प्लास्टर करवाते हो आपको ध्यान देना है जहाँ जहाँ आपकी बाद में टाइलिंग होने वाली है, मतलब आपकी बाथरूम में टाइलिंग होगी या टॉयलेट में टाइलिंग होगी या वार्डरोब वगैरह, जहाँ भी आपको बाद में कंस्ट्रक्शन करनी है वो एरिया आपको रफ़ करवा लेना है। इसमें क्या होता है तब भी रफ़ नहीं करते हैं, बाद में भी रफ़ हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है तब हेयर लाइन क्रैक पड़ने के चांसेस भी होते हैं कि छोटे छोटे क्रैक पड़ जाते हैं प्लास्टर में बाद में करते जब हम। तो एक चीज़ और होता है, अगर हमने अभी नहीं की होगी बाद में खर्चा पड़ेगा करने का, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो ये एरिया जो है टाइलिंग के लिए ये रफ़ कर दिया गया है पहले ही, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब प्लास्टर आप करवाओ या प्लास्टर आप करवाओ। ये हो गई सब चीज़ें, मतलब प्लास्टर तक कंप्लीट हो गया। अब आती है मेन चीज़ जिस पे पूरी उसकी लाइफ भी टिकी होती है, और जो मेन चीज़ है वो बहुत ज़्यादा जगह देखी है मैंने, ध्यान देते ही नहीं है, वो होती है तराई या क्यूरिंग। मतलब जो आपकी प्लास्टर की तराई है क्यूरिंग है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी लाइफ उसी पे डिपेंड है। अगर आप प्रॉपर वे से उसको क्यूरिंग नहीं करोगे मतलब तराई नहीं करोगे 7 से 10 दिन उसको आपको तराई करनी है। जैसे मैंने ब्रिक के केस में बताया कि आपको तब तक क्यूरिंग करनी है तब तक प्लास्टर पानी सोखना बंद ना कर दे, तो आपको उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है। क्यूरिंग करोगे उससे क्या होगा उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, और जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है टेक्निकल वर्ड में बताऊँ मैं सीमेंट का, वो भी कंप्लीट होगा। तो आपको उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये नहीं करते हैं तो वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और मतलब इसमें क्या होता है, एक चीज़ मैं भूल गया, जो मिस्त्री वगैरह अगर आपको सफाई चाहिए आपके प्लास्टर में तो आपको क्या करना है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट रोल वगैरह होते हैं उनको चेक कर देना है, क्योंकि कई भी कभार क्या होता है वो पुराने औजार वगैरह यूज़ करते हैं, उससे सफाई कम आती है काम में। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। फ्रेंड्स आज 2 चीज़ में मैं बात करूँगा। एक तो मैं बताऊँगा कि हमारा जो थिकनेस रहती है प्लास्टर की कितनी रखनी चाहिए एज़ पर स्टैंडर्ड, जहाँ जो अच्छा मतलब उसकी लाइफ रहे उस हिसाब से मैं आज आपको बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ आपका मतलब एक हमारी जो फिनिश रहती है उसको स्टोको फिनिश बोलते हैं या फाइन स्प्रे फिनिश, दोनों में ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है, वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम करते हैं। सामने आप देख रहे हो ये फाइन स्प्रे फिनिश है। मतलब क्या करते हैं इसमें जो हमारी जाली रहती है छानने वाली रहती, उसमें क्या करते हैं जो भी 3 mm की जाली लेंगे हम, उसमें से जो पार्टिकल बाहर निकल आएंगे उसको हम रख लेंगे, उसको सीमेंट पेस्ट के साथ मिक्स करते हैं और इसको हम स्प्रे करते हैं इस पे वॉल पे प्लास्टर किए हुआ ब्लॉक पे, और ये बाहर ही अच्छी लगती है। आगे मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम। ये देखो ऐसे मतलब एक बार प्लास्टर हो जाता है हमारा, सेकंड लेयर आ जाती है 8 mm, उसके बाद इससे हम एक डब्बा जैसा रहता है, इसमें क्या होता है अंदर घूमता रहता है, और इससे क्या होगा जो पार्टिकल होंगे वो फोर्स के साथ ऊपर दीवार पर लगते हैं।
ये तो हमारा सिंपल सा प्रोसेस है, हमारा डब्बे में डाल के करते हैं। इसमें काफ़ी प्रेशर पाइप्स भी आती हैं, उनसे भी हम इजीली कर सकते हैं। और ये काफ़ी रफ सरफेस टेक्सचर अच्छा दिखता है, जब एक बार पेंटिंग वेंटिंग हो जाएगी ये काफ़ी अच्छा दिखता है। तो करते कैसे हैं इसको, देखो सामने जो हमारा मटेरियल बना हुआ है उसमें हमने रेती डाली हुई है और सीमेंट की पेस्ट बनाई हुई है। इसमें अच्छे से भर देंगे, थोड़ा लिक्विड फॉर्म रखना पड़ेगा क्योंकि अगर सिर्फ पेस्ट ही होगा तो वो अच्छे से चिपका नहीं, सीमेंट बाहर दिखेगा। तो इसको कर लेते हैं, आप प्रोसेस देखो। अभी ये तो हो गया हमारा कि हम उसकी फिनिश कैसे करते हैं। अभी आज मैं बताऊंगा आपको कि उसकी मतलब हमें थिकनेस कितनी रखेंगे कि हमारी वो उसकी जो लाइफ है वो प्लास्टर की अच्छी रहे। बाहर की एक्सटर्नल प्लास्टर कितनी थिकनेस रखनी है, इंटरनल कितना रखना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो हमारा इंटरनल प्लास्टर रहेगा, तो अगर सिंगल कोट है वो तो 6 mm का या 12 mm का आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप सीलिंग में कर रहे हो, अगर सीलिंग में मतलब 6 mm का रखोगे वो भी चलेगा। और जो अगर डबल कोट करना है आपको, मतलब आपको 20 mm का आप इंटरनल प्लास्टर में रख सकते हो। और जो हमारा रहेगा, पहले आपने 12 mm का कोट कर लेना है, उसको रफ करके रख लेना है। और क्या करना है, दूसरा जो हमारा कोट आएगा वो कितना होगा, 8 mm का। और जो फर्स्ट कोट किया रहेगा उसको आपको रफ कर लेना है, ये आपको चीज़ ध्यान में देनी है। और मतलब 48 घंटे के बाद सेकंड कोट कर देना है अगर अच्छा उसका बॉन्ड चाहिए। नहीं तो वो क्या होगा, मतलब उसमें बॉन्ड नहीं बनेगा, वो उस पपड़ी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर करते हैं हम नीरू प्लास्टर, तो नीरू प्लास्टर में हमारा कितना होता है, 2 से 3 mm आपको थिकनेस रखनी है अकॉर्डिंग CPWD। और जो हमारा POP रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसकी 6 mm से ज़्यादा थिकनेस नहीं रखनी है, वो फटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और जो हमारा आता है एक्सटर्नल प्लास्टर, उसकी थिकनेस आपको 20 से 25 mm आप रख सकते हो। मतलब अगर 20 mm रख रहे हो तो वही सेम आपको 12 mm का पहला कोड और दूसरा 8 mm का। अगर 25 का तो पहला कोड हमारा 15 mm का और दूसरा 10 mm का। अगर मैं बात करूं जो प्लास्टर के लिए सैंड यूज़ करनी है, तो वो सबसे अच्छी जो सैंड रहती है वो रिवर सैंड रहती है। ऐसे तो घर पे आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि कितने माइक्रोन की आपको यूज़ करनी है, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं तो उनको होना चाहिए कि जो हमारी 150 माइक्रोन से 2.36 mm में रहती है, प्लास्टर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और जो मैं फिनिश की बात कर रहा था, मतलब जैसे हमारा सिंगल कोट हो जाता है उसके बाद एरिया को रफ कर देना होता है, तो वैसे ही उसको मतलब रफ कर देंगे और दूसरा लेयर उस पर कर देंगे, तो दोनों में अच्छी बॉन्ड बनेगी और वो क्रैक नहीं होगा। मतलब फाइबर हम प्लास्टर में यूज़ क्यों करते हैं और कितना यूज़ करना चाहिए वो, और जो प्लास्टर रहता है हमारा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें क्रैक कम आए। आपने देखा होगा कि हमारे प्लास्टर में घर में भी क्या होता है, क्रैक्स आ गए होते हैं थोड़े टाइम बाद, तो जहाँ तो तुरंत आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर टाइम बाद आते हैं। तो क्रैक्स ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फाइबर दिखा देता हूँ होता कैसा है फाइबर, वो देख लो आप। 3-4 किस्म का फाइबर आता है, मतलब ये सामने देख रहे हो स्टील फाइबर भी देखा होगा, छोटे छोटे मतलब ऐसे पीसीस होते हैं, जैसे बाइंडिंग वायर रहती है वैसे होती है। बाकी ये फाइबर हमारा जो हम प्लास्टर में यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या रहता है कि क्रोजन होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं और उसमें ज़्यादा होते हैं। एक्सटर्नल प्लास्टर रहता है तो उसमें क्या होता है, क्रोजन आ जाती है। तो सामने पैकेट है हमारा रेक्रॉन 3S, मतलब जो फाइबर हम प्लास्टर में यूज़ कर रहे हैं। इसमें 2 टाइप आते हैं, 6 mm और 12 mm। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ मैं कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारा जो प्लास्टर में हम मेनली इसको यूज़ करते हैं। दूसरा कंक्रीट में क्यों, इसकी मतलब वर्केबिलिटी बढ़ाने में। अगर स्लम ज़्यादा आ रहा है उसमें आप रैक्रोन यूज़ कर सकते हो। कितना रैक्रोन यूज़ करना है उसमें, आपने 1 m³ में आपको 900 ग्राम रैक्रोन डालना होता है। ये हमेशा याद रखना, इतना फाइबर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब एक तो मैंने पहले बताया कि प्लास्टर करेंगे उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो अगर आप प्लास्टर में रैक्रॉन फाइबर यूज़ कर रहे हो, मतलब तो आपके जो श्रिंक प्लास्टिक क्रैक्स रहते हैं मतलब स्टार्टिंग में वो कम हो जाते हैं। जैसे प्लास्टर हार्ड हो जाता है वो क्रैक्स आते हैं वो कम हो जाते हैं। इसमें जो हमारी सीपेज रहती है वो कम हो जाती है। और दूसरा क्या है, इसमें जो आपने देखा होगा सीलन आती है, डैम्पनेस आती है, इससे रैक्रॉन यूज़ करने से वो भी कम हो जाती है। और वेस्टेज, अगर आप रैक्रॉन यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टर में एक बॉन्ड बनी रहेगी और वेस्टेज भी उसमें बहुत कम हो जाएगी। मतलब खर्चा ही, मतलब अगर आप रैक्रॉन यूज़ कर सकते हो तो आपका सीमेंट सैंड इस सब की मतलब रेशो कम कर सकते हो आप, तो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसका डोसेज रेट क्या रहता है, मतलब आपको यूज़ कितना करना होता है। अगर कंक्रीट यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया 900 ग्राम डालना है 1 m³ में, आपको 900 ग्राम फाइबर डालना है 12 mm वाला, ठीक है। और अगर प्लास्टर में हम 6 mm का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, 6 mm रैक्रॉन रहेगा, वो कितना करना है 125 ग्राम 1 kg, मतलब एक बैग में, मतलब एक रेशियो 4 का माल बना रहे हो उसमें 125 ग्राम आपको यूज़ करना है। और
अगर मतलब जो आप उसमें मिक्सर में बनाओगे उसमें कैसे डाल सकते हो आप, मतलब पानी ले लेना है, बकेट ले लेना है, उसमें इसको अच्छे से घोल लेना है, जैसे जितनी क्वांटिटी है उसमें आप डाल सकते हो और उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। जैसे इधर लिखा हुआ मैनुअल मिक्सिंग में क्या करना है आपको, क्या करना है उसमें 125 ग्राम विद 1 बैग ऑफ सीमेंट, मतलब एक क्या करना है, एक सी बाल्टी लेनी है, उसमें सीमेंट डाल देना है और 125 ग्राम डाल के उसको रख देना है, तो उससे वो अच्छे से बॉन्ड बन लेगा, वो उसमें स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। दूसरी चीज़ क्या है, मतलब इसको आप ऐसे मतलब कोई लोड बेरिंग चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारा ये होता है सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट आप किसे बोलते हैं, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप आंसर दे सकते हो। जो हमारा फाइबर रहता है जहाँ जो कुछ रीइंफोर्समेंट को छोड़ के दूसरी चीज़ करते हैं उसे हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। और सामने देख रहे हो रेट कितना है हमारा, 340 रुपये, मतलब 250 से 300 में आपको ये मिल जाएगा। और सामने देख रहे हो हमारा जो दिया भी हुआ क्या है, द न्यू जनरेशन सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब काफ़ी, अगर आप प्लास्टर में इसको यूज़ कर रहे हो ना तो आपका प्लास्टर की लाइफ दुगनी, मैं बोलता हूँ दुगनी लाइफ उसकी हो जाएगी। और इसकी मैंने आपको बता भी दिया, और यही आप ब्लॉग हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, उसमें मैं टोटल दे दूंगा कि आपको कितना कितना यूज़ करना होता है। देखा होगा कि जो हमारी वॉल्स रहती हैं घर पे भी, आपकी हाउस होगा या बिल्डिंग में, देखा होगा कि उसमें क्रैक क्रिएट हो गए होते हैं, मतलब उनको बोलते हैं हेयर पिन क्रैक भी होते हैं और बड़े क्रैक भी होते हैं। वो क्यों क्रिएट होते हैं वो मैं बात करने वाला हूँ। और सामने देख रहे हो हमारी एक मतलब मैश सी है, मतलब एक गैल्वेनाइज्ड उसकी, तो ये क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, बाकी आपने देखा होगा साइड पे प्रोवाइड करते हुए, लेकिन अच्छे से आपको पता नहीं होगा रीज़न क्या है प्रोवाइड करने का, तो वो मैं आज उस पर बात करने वाला हूँ। पहले तो एक चीज़ ये है कि आपको ये 150 mm की मतलब लैप मतलब कटिंग करनी है, पहले कटिंग कर लो फिर मैं बताऊंगा लगेगी कहाँ। अभी सामने देख रहे हो जहाँ हमारा कंक्रीट जॉइंट है और नीचे एसीसी ब्लॉक जॉइंट है, जहाँ जो भी मैसनरी यूज़ की हुई है, तो इनके जॉइंट में आपको ये प्रोवाइड करनी है। क्यों प्रोवाइड करनी है, आपने देखा होगा कि कभी भी उनका जॉइंट मिला नहीं होता है, मतलब क्रैक होते ही होते हैं। जहाँ भी आपका कंक्रीट होगा और मैसनरी स्टार्ट होगी वहाँ आपका क्रैक होगा। तो इस क्रैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वायर मैश यूज़ करते हैं यहाँ। ये होती है हमारी गैल्वेनाइज्ड वायर मैश, और ये 25 बाय 50 mm की होती है। और मतलब इसकी जगह आप यूज़ कर फाइबर भी यूज़ कर सकते हो, स्टील फाइबर यूज़ करो 6 mm का, या दूसरा फाइबर यूज़ करो, लेकिन आप जो मैश यूज़ करोगे बहुत अच्छा है प्रोवाइड। अगर इसमें अच्छा जॉइंट बनेगा और क्रैक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो हमारा कंक्रीट का मतलब थर्मल एक्सपेंशन अलग होता है, मतलब और ब्लॉक अलग, और इसमें क्या होगा अलग 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 वो होता, तो इसमें क्या होगा क्रैक क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको आप बाहर भी प्रोवाइड कर सकते हो, अगर मतलब प्लास्टर बाहर में प्लास्टर करवा रहे हो, अगर 20 mm से ज़्यादा प्लास्टर हो जाता है तो आप वहाँ इसको प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन मतलब वहाँ पे चांसेस रहते हैं क्या होगा कि क्रोजन लग के वहाँ टूटने के, प्लास्टर टूटने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो बाहर अगर नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो चलेगा, अंदर आपको मतलब यहाँ भी जॉइंट होगा आपको वहाँ प्रोवाइड करना है। अगर आप वायर मैश प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो आपको वहाँ अपने जो मोटार होगा मिक्स होगा वहाँ पे उसमें फाइबर यूज़ करना ही करना है। तो सामने देख रहे हो मतलब ये बंडल बनाए रहते हैं इसके 150 के, और इसमें मेन चीज़ क्या है ध्यान रखनी है, जहाँ भी आपका जॉइंट होगा तो 75 mm एक तरफ चढ़ाना है, 75 mm आपका दूसरी तरफ चलना ही चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे हम इसको मतलब उसमें लगाते हैं। तो ये सामने देख रहे हो, देखो 75 mm मतलब एसीसी ब्लॉक पे और 75 mm नीचे। तो मेन फंडा क्या है, मतलब हेयर पिन क्रैक से बचने के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं, और मतलब दोनों का अच्छे से जॉइंट बन जाए तो इसके लिए हम इसको अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप इसको हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो civilsitevisit.com पे। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। इसका सेम काम होता है जैसे मैंने सामने देख रहे हो हॉकिंग की हुई है, मतलब मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी हॉकिंग, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो सेम वर्क है इसका भी, वायर मैश का प्रोवाइड करना है। किस लिए प्रोवाइड करना है, मतलब दोनों प्लास्टर में जो पुराना कंक्रीट होगा और एसी ब्लॉक में अच्छे से जॉइंट बन जाए, मतलब उसमें फिनिशिंग अच्छी हो जाए, और बाद में कोई भी इन फ्यूचर आपको क्रैक नहीं दिखा। नहीं तो आपने देखा होगा कि पपड़ी उठने शुरू हो जाती है या उधर क्रैक्स पड़ी जाती हैं, धीरे धीरे क्रैक बड़े होते जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको वहाँ हमेशा जॉइंट पे वायर मैश यूज़ करनी है, और प्लास्टर में आपको फाइबर यूज़ करना ही करना है, ठीक है। तो प्लास्टर में क्या है, सेम जो ITP फॉर्मेट है हमारा सेम है, उसमें क्या है रिपोर्ट नंबर, डेट, स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ प्लास्टर, ड्राइंग नंबर जो भी है सब, वो जो ऊपर हेडिंग रहेगी वो सब में सेम रहेगी। वो बेसिक आप भर सकते हो, पढ़ के भी आप भर सकते हो। तो मेन चीज़ देखो डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइप ऑफ प्लास्टर हो गया, ड्राइंग नंबर हो गया, वॉल थिकनेस हो गई,
उसकी रिवीजन कौन सी चल रही है, 1-2 ड्राइंग उसके हिसाब से, बॉटम लेवल कितना प्लास्टर हुआ, टॉप लेवल उसका कितना प्लास्टर कर दिया, एरिया कहाँ प्लास्टर चल रहा है, ये सब डिस्क्रिप्शन आपको आईटीपी में फिल करनी होती है। पहला क्या कहता है, वही सेम कहता है, अगर प्लास्टर कर रहे हो, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, सबकी आपको क्लाइंट को रिपोर्ट देनी होती है कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो एज अकॉर्डिंग वर्क ऑर्डर है। दूसरा वही है, गॉज के हिसाब से मतलब प्रोपोर्शन डाल रहे हो वो चेकिंग के लिए, और गॉज का निकालते कैसे हैं उस पर वीडियो है, आप प्लेलिस्ट देखो उसमें मिल जाएगी, आप देख लो अच्छे से। नेक्स्ट है, जो प्लास्टर कर रहे हो जहाँ पे, वो वहाँ पे जो ब्रिक है वहाँ एफ्लोरेंस नहीं है, वो सफ़ेद सफ़ेद दाग देखे होंगे वो नहीं है, या डस्ट नहीं है, अच्छे से लूज़ मटेरियल निकाला हुआ है, तो फिर प्लास्टर के लिए इंश्योर करना है। तो वो क्लाइंट बोलता है ओके, मैं लास्ट में इसका आपको फॉर्मेट भरा हुआ भी दिखाता हूँ, लेकिन इसमें दिखा देता हूँ। 4th नंबर क्या कहता है, जो भी आपकी मैसनरी है उसमें अच्छे से स्टैगर्ड उसमें खाचा डाला हुआ है, जहाँ कंक्रीट का सरफेस है वहाँ पे अच्छे से हाकिंग की हुई, हाकिंग पे वीडियो आप देख सकते हो। और कहता है कि अगर जहाँ जॉइंट है हमारे, जो 5th नंबर पे आप देखोगे, वहाँ जीआई की आपको वो लगानी है, जाली लगानी है, 25 से 50 mm की वो आती है, दोनों को जॉइंट पे लगाओगे तो वहाँ क्रैक नहीं आएंगे। इस पे वीडियो है बहुत, एक तो जो भी मैं फॉर्मेट यहाँ बता रहा हूँ सब पे टोटल वीडियो है, और इंटरव्यूज़ में मैं बोलता हूँ यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। 7वां कहता है चेक दैट फर्स्ट कोड इस, मतलब जो फर्स्ट जो कोड डालोगे वो 12 mm का है, और 48 घंटे के बाद आपको दूसरा कोड डालना ही है। और इस पर भी वीडियो है कि मैक्सिमम आपको कितनी थिकनेस प्लास्टर की रखनी होती है। 9 नंबर हमारा कहता है कि जो रैक्रोन यूज़ करो, मतलब हमेशा याद रखना प्लास्टर में अगर आप रैक्रोन यूज़ करोगे फाइबर, मतलब वो कितना होना चाहिए, 50 kg के बैग में 125 ग्राम डालना है। और इससे डालने से होगा क्या, आपके क्रैक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, मतलब दीवार पे क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। 10th कहता है चेक दैट प्लास्टर ऑन टॉपिंग और पैरापिट वॉल, मतलब जहाँ भी आपकी पैरापिट वॉल होगी वहाँ पे आपको कॉपिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो टॉप लेयर रहेगी तो सबसे ज़्यादा बारिश या जो भी मार रहेगी उसको आएगी, तो वहाँ कॉपिंग प्रोवाइड की रहेगी, मतलब कंक्रीट की लेयर प्रोवाइड की रहेगी, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 11th कहता है कि फाइनल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ प्लास्टर इज़ फिनिश्ड आफ्टर ट्रैवल, मतलब जो भी आप फाइनल लेयर कर रहे हो वो अच्छे से लेयर फिनिश होना चाहिए। अगर स्टुको प्लास्टर कर रहे हो अच्छे से वो कणकणे पड़े होने चाहिए, स्टुको प्लास्टर पे वीडियो है आप देख सकते हो। 12th कहता है कि क्यूरिंग आपको 10 दिन करनी है, मिनिमम आपको प्लास्टर की क्यूरिंग कितनी करनी है, 10 दिन करनी है। और अगर सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट है, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट है, तो उसको आपको 14 दिन उसकी क्यूरिंग करनी है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे आज का टॉपिक, चेकलिस्ट थी प्लास्टर वर्क और इस पे ब्लॉक मैसनरी पे। तो ऐसे ही मैं 6 टॉपिक और लाने वाला हूँ। आज मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर इस टॉपिक को आपको इसका PDF चाहिए तो मैं ये अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करने वाला हूँ, उसका PDF आपको मिल जाएगा। सामने आप देख रहे हो फिल किया हुआ जो प्लास्टर का है, आप पढ़ सकते हो वीडियो रोक के, जहाँ ये फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिए, एक बार पढ़ो, इंटरव्यू के भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे। थैंक यू।